नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज कैरियर एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर के आया हूं संविधान का ये तीसरा टॉपिक, जो कि भाग 3 के रूप में है। इसके पहले हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में संविधान का भाग 1 एवं भाग 2 के बारे में जाने, और आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो भाग 3 है। और भाग 3 में जो हमारा मुख्य बातें हैं वो है हमारा मौलिक अधिकार। क्या है हमारा? मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो ये देखिए, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार को जो है भाग 3 में रखा गया। किस में रखा गया है? भाग 3 में। और भाग 3 जो है हमारा है, यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, यानी आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में इसी मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल्स से कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं और मौलिक अधिकार में किन किन बातों को कहा गया है। तो उससे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार सबसे पहले जो है ये भारतीय संविधान में आया कहां से है। तो भारतीय संविधान में इसको दूसरे देश से लिया गया है, और वो देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका में मौलिक अधिकार को वह लोग, अमेरिका वासी अपने संविधान में मौलिक अधिकार लोगों को वहां पे दिया है, और ये हमारे भारतीय संविधान में उसी के संविधान से अधिग्रहण किया है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है जो हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या क्या होती है। मौलिक अधिकार क्यों आखिर देना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की सबसे पहली विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा एवं गारंटी, हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा एवं गारंटी की जो बात करती है वो कौन करती है? भारत का उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत सरकार का जो उच्चतम न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा एवं गारंटी की बात करता है। अगर हमारे मौलिक अधिकार में कोई तरह की दिक्कत आ रहा है तो उसकी सुरक्षा एवं उसको देने की गारंटी जो हमारे कौन करती है? उच्चतम न्यायालय। तो हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसकी जो सुरक्षा एवं गारंटी की बात करता है हमारा ये उच्चतम न्यायालय। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन, यदि हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है या इसका उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका, कौन? न्यायपालिका इसे बहाल करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायोचित या वाद योग्य है। मौलिक अधिकार कैसी है? न्यायोचित है। यानी कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या इसका उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है इसका क्या करती है? इसको न्यायोचित यानी इसका न्याय करती है, और यह जो है वाद योग्य है, यानी इसका जो है हमारे संविधान में यानी हमारे न्यायालय में इसके ऊपर बहस की जाती है, वाद विवाद होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यायोचित एवं वाद योग्य है। हमारे मौलिक अधिकार कैसी है? वो न्यायोचित है और यह वाद योग्य है। तीसरा बात हम लोग जानेंगे, तीसरी विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार असीमित है। मौलिक अधिकार क्या है? असीमित। अब देखिए जानेंगे असीमित का मतलब क्या हुआ। असीमित का मतलब होता है कि ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। असीमित का मतलब इसका कोई क्षेत्र डेफिनेट नहीं है कि इतना तक ही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये असीमित है। असीमित का अर्थ हो गया कि ये कोई निश्चित रूप से नहीं है कि इतना तक ही रहेगा, किसी कोई सीमा बांध दिया यहीं तक रहेगा, उसके आगे नहीं जा सकते हैं, उसके पहले खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो हमारा मौलिक अधिकार जो है ये समय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है या समय पड़ने पर इसको घटाया भी जा सकता है। तो ये हो गया, ये तीसरा विशेषता क्या? ये असीमित है। चौथा क्या है कि मौलिक अधिकार को संशोधन, मौलिक अधिकार में जो संशोधन है वो संसद कर सकती है। अगर हमारे भारतीय संविधान में संसद को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकार में कुछ गड़बड़ियां हैं या कुछ खामियां हैं तो उसको अपने अनुसार समय जरूरत पड़ने पर समय पर उसका क्या करेगी? संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद करेगी। संसद करेगी संशोधन। हमारे भारतीय मौलिक अधिकार का संशोधन कौन करेगी? तो संसद करेगी। ये हमारा चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार, पांचवी विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। देखिए, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमारे देश के भीतर में कैसा लोकतंत्र स्थापित करता है? राजनीतिक लोकतंत्र को यह स्थापित करता है, जो हमारे मौलिक अधिकार की सबसे खासियत विशेषता यही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या देखें? 5 प्रकार की विशेषता देखने के लिए मिल गई यहाँ पे। तो इन 5 विशेषता के अलावे जो है अब हम लोग जानेंगे मैग्ना कार्टा के बारे में। यहाँ में पॉइंट लिखे हुए हैं मैग्ना कार्टा। अब देखिए मैग्ना कार्टा में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसका हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। अब आइए हम लोग इस बात को जानते हैं कि मैग्ना कार्टा है क्या। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा के बारे में जानते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है ये शब्द जो लिया गया है ये ब्रिटेन की अवधारणा है। कहां से है? ब्रिटेन का हम लोग कल बताए थे कि ब्रिटेन को ही यूके कहा जाता है या इंग्लैंड कहा जाता है। तो ब्रिटेन में वहां के मजदूरों को
वहाँ के जो राजा थे 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज के द्वारा वहाँ के सामंतों के दबाव में, ब्रिटेन के राजा ने वहाँ के सामंतों के दबाव में आकर के वहाँ के मजदूरों को यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को एक अधिकार दिया गया। वो जो ब्रिटेन के राजा थे वहाँ के सामंतों के दबाव में आकर के ब्रिटेन के मजदूरों को एक अधिकार दिया गया और उस अधिकार को वो लोग मैग्ना कार्टा कहते थे। क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा। और हमारे भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है वो हमारे भाग 3 में रखा गया है, इसलिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को उस मैग्ना कार्टा से इसकी तुलना की गई है, इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जाता है। तो मैग्ना कार्टा समझ में आ गया आप लोगों को? मैग्ना कार्टा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है वहाँ ब्रिटेन में मजदूरों को दिया गया अधिकार। जिस प्रकार से हमारे भारत में भारत के लोगों को अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है, और वहाँ के लोगों को वो मैग्ना कार्टा कहते थे। तो मैग्ना कार्टा और मौलिक अधिकार दोनों में समानता है, इसलिए मैग्ना कार्टा के रूप में भाग 3 को जाना जाता है। इसके बाद आइए हम लोग अब जानते हैं कि मौलिक अधिकार के अलावे जो है हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय लोगों को और क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस अधिकार को जानते हैं। देखिए हम लिखे हुए हैं भारत के अधिकार। भारत में कितने प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं लोगों को, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर में 1 में हमारा फर्स्ट में क्या जाता है? मौलिक अधिकार। हमारे जो भारत में जो हम लोगों को जो अधिकार दिया गया उसमें सबसे पहला अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। तो मौलिक अधिकार क्या कहता है? संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो हमारा पहला अधिकार है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बारे में थोड़ा जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जिसका वर्णन किया गया है, जिन बातों को कहा गया है, उस बात को हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। दूसरा क्या हमारा है? संवैधानिक अधिकार। देखिए दूसरा अधिकार है, पहला था मौलिक अधिकार और दूसरा कौन सा क्या? संवैधानिक अधिकार। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 तक में जितनी भी बातें कही गई है, इसके अलावा, इन बातों के अलावा जो अधिकार दिया गया है, यानी कि संसद जो है कानून बना करके जो हमको अधिकार देती है, उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। और संवैधानिक अधिकार के तौर पे जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 300 का 1, अनुच्छेद 300 का 1 जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार देता है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 का 1 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का हमको अधिकार देती है। और ये कौन देती है हमको? तो संसद, संविधान दे रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। अब तीसरा अधिकार है हमारा कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, देखिए अगर संसद को लगती है तो समय समय पर वो कानून बना करके यानी कि विधि बना करके जो है वो क्या करती है, जैसे हमारे जनता को यानी हम लोगों को क्या करती है, वो अधिकार देती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार यानी कि विधि अधिकार। चौथा है मानव अधिकार। चौथा क्या अधिकार? मानव अधिकार। तो मानव अधिकार का मतलब हो गया कि मानव होने के नाते जो अधिकार लोगों को दिया जाता है उसे मानवता का अधिकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानवता का अधिकार। 5वां हो गया हमारा सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार, हमारे भारतीय संविधान जो है सूचना का अधिनियम सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 ईस्वी में बना करके हम लोगों को सूचना देने का काम करती है। अगर हमें किसी भी मामले में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो जाए, अगर हमें सरकार से या उस विभाग से अगर कोई सूचना प्राप्त करनी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार। और यह जो अधिकार अधिनियम लाया गया 2005 ईस्वी में, इसके तहत जो है हम किसी भी प्रश्न को सरकार से मांग सकते हैं और उसका जवाब वो हमको देती है। इसे हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार। इसी को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो कि ये कब आया? हमारे संविधान में 2005 से इसको लागू किया गया। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया है। तो ये हमारा 5वां अधिकार हो गया। छठा अधिकार है मतदान का अधिकार। छठा अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार। तो हम लोग जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, या हम लोग लगातार देखते आ रहे वर्षों से कि चुनाव कराया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव कराई जाती है, तो उसमें जो भी लोग मतदातागण जो मतदान का अपना मत का दान करता है उसे मतदान का अधिकार कहा जाता है। और मतदान का अधिकार जो है ये हमारे भारतीय संविधान में बनाया, हम लोगों को दिया गया है। इसके बाद ये है हमारा संपत्ति का अधिकार। 7वां अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है हमारा, ये पहले संपत्ति का अधिकार यानी हमारा जितने भी संपत्ति हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे बाप परदादा के द्वारा जो भी बनाया गया था, उसको जो पाने का अधिकार हमको है, उसे बोलते हैं हम लोग संपत्ति का अधिकार। पहले ये हमारा मौलिक अधिकार के अंदर में आता था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल संविधान में जब संविधान लिखा गया था यानी बनाया गया था, उस वक्त संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन हमारे भारतीय सांसदों के द्वारा
44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी के तहत अनुच्छेद 300 का को में रखा गया। तो संपत्ति का अधिकार आप लोग को समझ में आ गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब ये कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार। तो हम लोग जान लिए कि भारत में जो अधिकार लोगों को दिया जाता है ये 6 से 7 प्रकार का है। और इस प्रकार से हम लोग देख लें क्या मौलिक अधिकार के बारे में, पहले ये बेसिक बातें हम लोग को जानने के लिए मिल गया। अब आइए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किन किन मौलिक अधिकार, यानी हमारा पहला जो अधिकार है मौलिक अधिकार, और इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है अब कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 में क्या है, 12 से लेकर 35 तक में क्या क्या बातें कही गई, हम लोग इसको आगे हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने थे और अभी कितने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 7। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 7 थी। और वर्तमान समय में हमारा जो मौलिक अधिकार है जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं उसकी संख्या 6 रह गई। कितनी रह गई है, 6। तो मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना तो उस वक्त कितने थे, 7 थे। और अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो 6 हैं। अब बात रहा क्या, एक अधिकार को क्या कर दिया गया, एक अधिकार भी हम तुरंत बताएं आपको कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। देखिए संपत्ति के अधिकार को भारतीय संसद के द्वारा, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संसद के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी यानी विधिक के तहत अनुच्छेद 300 का को में रख दिया। और अनुच्छेद 31 जो था इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया। इसको अनुच्छेद 31 क्या कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी कहने का मतलब है मूल संविधान में मौलिक अधिकार संख्या कितनी थी, 7 थी और अभी कितने रह गई है, 6। इसमें से हमारा एक मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, उसको भारतीय संसद जो है 44वां संविधान संशोधन करके 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का को में। पहले ही कहाँ पे था, अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 खाली रह गया, इसलिए अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। अब हमारे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई है, तो 6 रह गई है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये मौलिक 6 अधिकार हमारा ये 6 मौलिक अधिकार है कौन कौन से हैं और किन किन अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार हमारा पहला मौलिक अधिकार जो है कौन सा है, समता का अधिकार या समानता। समता को ही समानता कहते हैं, समता को ही क्या कहते हैं, समानता का अधिकार कहते हैं। और ये अनुच्छेद इसका वर्णन जो 14 से 18 तक में, हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 जो पढ़ेंगे उसमें किन के बारे में पढ़ेंगे, समता के बारे में, समानता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समानता के बारे में। 14 से लेकर के 18 तक किस बारे में पढ़ना है हम लोगों को, तो समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता का अधिकार क्या क्या है इसके बारे में बातें जो 14 से लेकर के 18 तक में कही गई। दूसरा अधिकार क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा भारत में हर व्यक्ति जो क्या है वो स्वतंत्र है और उसके लिए स्वतंत्र होने के लिए उसको अधिकार भी दिया गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद हमारा 19 से लेकर के 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जितनी भी बातें कही गई है, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद में जितना भी बातें किया गया है वो हमारे स्वतंत्रता संबंधित है। और स्वतंत्रता हमें किन किन मामलों में दिया गया है इसके बारे में हम लोग अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा अधिकार हो गया। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब है कि हम किसी का, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है या हम किसी का जबरदस्ती कोई तरह का बात है उसके साथ में नहीं कर सकते हैं। यानी हम किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, ना कोई हमारा शोषण कर सकता है। यानी भारत में भारतीय लोगों का कोई शोषण नहीं कर सके, इसके लिए संविधान ने क्या किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। और इसका वर्णन जो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में जितने भी शोषण संबंधी बातें हैं जो लोगों को शोषण नहीं कर सकता है कोई, उसके बारे में जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में। और ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत में रखा गया है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे सभी धर्मों की मान्यताएं हैं। इसलिए करके धर्म से संबंधित जितने भी स्वतंत्रताएं की बात की गई है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 हमारा 25, 26, 27, 28 ये जो 4 अनुच्छेद दिख रहा है आप लोगों को, ये 4 अनुच्छेद जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, जो हमारा मौलिक अधिकार श्रेणी में चौथा नंबर पे है। पांचवा अधिकार हमारा क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति। भारत में हर व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, उसके धर्म संबंधित संस्कृति की बातें जितनी भी है उन सबका जो वर्णन किया गया है
अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 में। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार में 5वां नंबर पे है शिक्षा एवं संस्कृति। छठा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद इसका 32 में वर्णन है। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 32 में। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या हुआ? संविधान का उपचार करने का अधिकार, मतलब कि अगर हमारा मौलिक अधिकार जो भी है अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक में से अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार हमको अगर में नहीं मिल रहा है, उसका हनन हो रहा है या उस पर कोई बाधाएं आ रही है, तो उसका जो उपचार करेगा यानी इलाज जो करेगा, जो नहीं मिलने के कारण जो है उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। तो हमारा जो छठा अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करती है? अनुच्छेद 32 करती है, क्योंकि इसी के तहत जो है इन सभी अधिकारों में से अगर कोई अधिकार से वंचित किया जाता है, इसके तहत जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दायर कर सकते हैं और इसके ऊपर वाद विवाद या न्यायालय में इसको जाकर के हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 32 करता है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। तो ये इस प्रकार से हम देखें कि महामौलिक अधिकार 6 है। इन 6 जो मौलिक अधिकार हैं इन सब के बारे में हम लोग जान लिए कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है और कौन कौन से अधिकार कहाँ कहाँ दिया गया है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद सबसे पहले नंबर में हम जानते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है और यहाँ पे हम अभी कहाँ तक लिखे हैं? 32 तक लिखे हैं। अनुच्छेद 12 से नहीं बल्कि 14 से लेकर लिखे हैं। तो 14 से 32 तक जो है हमारा ये आम जनता को अधिकार दिया गया है। 14 से 32 तक किसको दिया गया? हमारे आम जनता को दिया गया है। तो 12 और 13 दो अधिकार रह गया उधर, और उसके बाद 32 बाद में 33, 34, 35 ये 3 अधिकार जो है ये हमारे सेना विभाग में दिया गया है। उसके हम लोग आगे इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे कि 33, 34, 35 में क्या है। और इससे पहले जो हम लोग जानते हैं कि 14 के पहले जो 12, 13 है इसके बारे में बातें क्या क्या होती है, 12 में क्या है, 13 में क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर के 33 तक है। तो आइए अनुच्छेद 12 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 12 जो है कहता है कि यह अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 12 जो है यह मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित कर रहा है ये? तो यह राज्य को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो है अनुच्छेद 12 जो है हमारे राज्य को परिभाषित करता है, यानी राज्य के बारे में बताता है और यह कहता है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले संसद या विधानमंडल या इन दोनों के द्वारा बनाए गए संस्था, इनके द्वारा स्थापित कोई भी संस्था इसी के अंतर्गत आएगा। यह अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 12 क्या करता है? अनुच्छेद 12 यह मौलिक अधिकार के संदर्भ में किसी भी राज्य को परिभाषित करता है और साथ ही साथ में राज्य के अंतर्गत कोई भी सांसद हो या विधानमंडल हो या संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई संस्था हो, उसके बारे में जो भी बातें आती है, जो भी संस्था का चर्चा किया गया है, यह अनुच्छेद 12 में है। यानी यह अनुच्छेद 12 हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आप लोगों को समझ में आ गया अनुच्छेद 12। और आइए हम लोग अनुच्छेद 13 के बारे में जानते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए मैं जब भी साइड हटता हूं आप लोग इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ने में समझने में आसानी हो सके। अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 जो हमारा कहता है, अनुच्छेद 12 के बारे में हम लोग जान लिए, वो राज्य के संदर्भ में है। और अनुच्छेद 13 जो हमारा कहता है, देखिए क्या कहता है? कहता है ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, जब हमारा संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने से पहले अगर कोई विधि बना हो यानी कोई कानून बनाया गया हो, या फिर संविधान लागू होने के बाद कोई कानून बनाया गया हो यानी विधि बनाया गया हो, और वह विधि यानी वह कानून जो है मौलिक अधिकार को सीमित करे या फिर उसको समाप्त करती है। कहने का मतलब हो गया कि यह अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून या संविधान लागू होने के बाद का कोई कानून अगर हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करता है या उसको समाप्त करता है, तो वह कानून जो है मान्य, वह विधि यानी वह जो कानून है वह मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 13 जो कहता है कि इसका कहना है कि अनुच्छेद 13 का कहना है कि यदि संविधान लागू होने के पूर्व का कोई कानून या संविधान लागू होने के बाद का कोई कानून हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करता है या मौलिक अधिकार को समाप्त करता है, तो वह जो विधि यानी वो जो कानून बनाया गया है वह कानून जो है मान्य नहीं होगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 13 कहता है। आइए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, और इसी संबंधित अनुच्छेद 13 संबंधित ही एक बातें कही गई, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहलाता है ये? न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब देखिए ये जो बातें हैं ये इसी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 13 से ही संबंधित है। अब देखिए इसमें कहता क्या है? कहता है ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये मूलतः अमेरिका के संविधान की विशेषता है। हमारे भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात कही गई है वो किस देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, क्योंकि यह जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात जो है अमेरिका के संविधान की विशेषता रह चुकी है और हमारे भारतीय संविधान में वहीं से इसको संकलित किया गया है।
देखिए कहता है इसकी चर्चा यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बातें कही गई है। इसी के तहत जो है इस न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत भारत में शक्ति का पृथक्करण किया गया। भारत में शक्ति का पृथक्करण किया है। शक्ति का पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि कार्यपालिका को अलग किया गया है और न्यायपालिका को अलग किया गया है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो बंटवारा किया गया, उनको अलग अलग कार्य को सौंपा गया है कि आप कार्य करें और ये न्याय करेगा। तो ये जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, ये इसी के तहत में किया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन के ही तहत इसको किया गया। संविधान को लागू किया गया तथा इसके लिए न्यायपालिका गठन किया गया है। अब देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका का मतलब हो गया हमारा संसद सब हो गया, जितने भी हमारे विभाग हो गए, अगर ये मतलब कि ये सब कोई मनमानी नहीं कर सके, ये अपने काम को या कार्य को जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सके, इसके लिए क्या किया गया, हमारे न्यायपालिका का गठन किया गया है, ताकि न्यायपालिका जो है समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर समय समय पर क्या कर सके और ये अपना उचित न्याय कर सके, न्याय दे सके, इसलिए इसका गठन किया गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको न्यायिक पुनरावलोकन। ये कहाँ की विशेषता है, संविधान, अमेरिका के संविधान की विशेषता है और वहीं से इसको भारत में शामिल किया गया है। तो आप लोग को न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू समझ में आ गया हो। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारा पहला अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार। समानता को हम लोग क्या बोलते हैं, समता का अधिकार। समानता अधिकार को क्या बोलते हैं, समता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। आप लोग को ये बातें याद रखना पड़ेगा कि समानता का अधिकार यानी जो समता का अधिकार है वो कहां से कहां तक है, तो ये हमारा 14 से लेकर के 18 तक है। 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 प्रकार का समानता का अधिकार। जो समानता किसी व्यक्ति को एक समान रूप से बनाने का जो कार्य करता है वो 5 प्रकार से, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से करता है बात। और ये 5 प्रकार का समानता की जो बात है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। आइए सबसे पहले हम लोग 14 के बारे में जानते हैं। 12 जान लिए, 13 जान लिए, अब हमारा अनुच्छेद 14 पढ़ने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त करता है। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष, विधि का मतलब क्या, कानून, यानी भारत के सभी नागरिक, भारत के सभी लोग जो है कानून के नजरों में सभी एक समान है। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, यहाँ किसी के साथ में कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कानून की नजरों में सभी एक समान है। यानी कहने मतलब अगर पुलिस किसी को पकड़ लेता है, यानी कानून के तहत उसको किसी को गिरफ्तार करता है, तो उसमें उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा संविधान अनुच्छेद कहता है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समान समक्ष जो है समानता का अधिकार पड़ता है, यानी सभी कानून के नजरों में सभी एक समान है। यह अनुच्छेद हमारा 14 कहता है। अब अनुच्छेद हमारा 15, अनुच्छेद 15 कहता है क्या, अनुच्छेद 14 कह रहा था कानून के समान, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष। और उसके बाद कहता है सामाजिक न्याय। 15 क्या कहता है, सामाजिक न्याय। समाज में न्याय किस प्रकार से किया जाएगा, तो सामाजिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार कहता है। तो समाज में समानता कैसे आएगी, तो देखिए समाज में समानता 5 प्रकार से, जैसे क्या हो गया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर। यानी कि भारतीय संविधान हमें अधिकार देती है कि हमारे समाज में हमारे साथ कोई जन्म के, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या वंश के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, क्योंकि सब के सब जो है समाज में भी एक समान यानी का एक समान है सबके सब, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यानी कहने का मतलब क्या, कोई व्यक्ति जो है किसी के जात को लेकर के ऊंच नीच नहीं कर सकता है कि वो उस जाति का है, कोई निम्न कोटि का जाति का, कोई डोम है तो कोई चमार है या कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, इसके साथ में वो बड़ा आदमी हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसा कोई बातें नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता का बात करता है। इसमें जाति के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा है धर्म के आधार पर, इसमें धर्म के आधार पर भी कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कोई ये नहीं कि वो उस धर्म का रिलेटेड है, वो मुस्लिम है तो वो हिंदू है, वो सिख है, इन धर्म के आधार पर भी किसी के साथ में समाज में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या होता है, वो कहता है वो महिला है, वह पुरुष है तो उसको वहां नहीं बैठना है, उसको अलग रखो। जैसे हमारे प्राचीन में यानी हमारे इतिहास में देखा गया है कि महिलाओं के साथ में बहुत ही अत्याचार किया जाता था, महिलाओं का जो स्थिति वो उस वक्त सही नहीं था, उनके साथ में भेदभाव होता था। यानी लिंग के आधार पर कि वो महिला है तो वो ये काम नहीं कर सकता है, वो पुरुष है तो ये काम करेगा। इसके साथ में यानी लिंग के आधार पर भी यानी मेल फीमेल ये सब जो लिंग होता है, ट्रांसजेंडर हो गया, इन सबके साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। चौथा है वंश के आधार पर। तो वंश का मतलब है जैसे कोई राजा खानदान का आ गया, कोई बहुत बड़े जमींदार खानदान का आ गए हैं, तो इनके हिसाब से उनको अच्छा स्थान दिया जाए बैठने के लिए, किसी निम्न कुल के हैं तो उसको नीचे स्थान दिया जाए, ऐसा कहीं किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी वंश के आधार पर भी हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान किसी का राजमहल में जन्म हुआ है, किसी का फुटपाथ पर जन्म हो गया हो, तो ऐसे स्थिति में ये नहीं कर सकते हैं कि वो राजा का जन्म स्थान उसका महलों में हुआ है तो किसी का झोपड़ियों में जन्म स्थान हुआ है तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ये जो 5 प्रकार की बातें भी कही गई है, ये जो हमारा समाज में हमको सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। और बार बार एग्जाम में इस बात से पूछा गया है कि लिंग के आधार पर
भेदभाव पर जो रोक लगाई गई है वो अनुच्छेद 15 कहता है। अगर हमारे साथ में कोई इस तरह से भेदभाव करती है तो हम अनुच्छेद 15 के तहत उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दायर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। अब देखिए लोक नियोजन में समानता का मतलब क्या हो गया? लोक नियोजन का मतलब हो गया रोजगार। जैसे कि हम लोग अभी आज के डेट में हम लोग युवा लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख रहे हैं किस चीज के लिए? रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। तो हम लोगों को जो नौकरी में जो आरक्षण देखने के लिए मिलता है, जो हम लोगों को एक अवसर मिलता है, प्रदान मिलता है, वो क्या गया है? ये अनुच्छेद 16 के तहत किया गया है। क्योंकि लोक नियोजन में जो अवसर की समानता मिलती है, इन लोक नियोजन में अवसर समानता कहने का मतलब है कोई किसी नेता का मंत्री का बेटा आ गया तो उसको कोई सीट पहले दे दिया जाएगा, उसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, या फिर कोई गरीब घर का बच्चा तो उसका एग्जाम लेके पास किया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। चाहे नेता घर का बेटा हो या कोई मंत्री का बेटा हो या किसी गरीब परिवार का लड़का हो, सभी को एग्जाम दे करके ही, क्वालिफाई होकर के ही उसको पास होकर के आगे जाना होगा। इसी को कहते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी चाकरी रोजगार में भी सबको एक समान रूप से देखा जाता है। यह अनुच्छेद हमारा 16 कहता है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या करता है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। हम लोगों को पता है कि पुराने सभ्यताओं में, हमारे वैदिक सभ्यताओं में या प्राचीन सभ्यताओं में देखा गया है कि निम्न कुल के जो लोग थे, जाति के जो समुदाय के लोग थे, उनको कुएं का पानी नहीं पीने देता था, उनको किसी अच्छे स्थान पर बैठने नहीं देता था, उसको मंदिरों में चढ़ने नहीं दिया जाता था, मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उसकी मनाही किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण समुदाय के लोग थे जो अपने आप को बड़े मतलब वर्ग के मानते थे, वो क्या करते थे? छोटे जाति के लोग साथ में भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे, उससे घृणा करते थे, वो अपने पास में उसको आने नहीं देते थे। तो ये था एक छुआछूत। ये छुआछूत का जो खत्म किया है, इस छुआछूत को बोलते हैं अस्पृश्यता, यानी हमारे अंदर में हमसे कोई सटे नहीं, हमारे संपर्क में कोई नहीं आए, तो इसी को बोलते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का जो अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 जो हमें अस्पृश्यता के हमको आजादी दिलाई, यह इसी को बोलते हैं लोग छुआछूत का जो अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। अब अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब हो गया उपाधि। आप लोगों को पता है कि नहीं? कहता है राजा राम सिंह, राजा मनमोहन राम, मतलब इस तरह से करके कुछ भी नाम, राजा कृष्णदेव राय द्वितीय, राजा कृष्णदेव राय प्रथम, इस प्रकार का ये राजा जो शब्द का था ये उसकी उपाधि थी। ये क्या थी? उपाधि। तो किसी के नाम के आगे में जो उपाधि लगता है तो इससे उसकी बड़ाई बड़प्पन का बात होता था। इन सभी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत कर दिया। जितने भी भारत में उपाधियां वाली बातें होती है, जितने भी उसका उपाधि यानी नाम से पता चले कि सम्मान अहम का बात हो रहा हो, उसको खत्म कर दिया गया। तो उपाधि में मात्र 3 चीज को छोड़ करके, किसको किसको? सेना को, सेना क्षेत्र को, शिक्षा क्षेत्र को और पुलिस क्षेत्र को। सेना में जितनी उपाधि है वो बरकरार है, शिक्षा जगत में जितनी उपाधि दी जाती है वो भी बरकरार है, और पुलिस लाइन में, पुलिस विभाग में जितने भी उपाधियां हैं, ये 3 जगत को छोड़ करके, सेना, शिक्षा एवं पुलिस, इन 3 क्षेत्र को छोड़ करके जितने भी उपाधियां आती है सभी उपाधि को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 5 प्रकार से हमें समानता का अधिकार प्राप्त करता है। देखिए सबसे पहले नंबर में क्या है हमारा? विधिक समक्ष समानता, दूसरा क्या है? सामाजिक समानता, तीसरा क्या? लोक नियोजन, चौथा क्या? अस्पृश्यता, पांचवा है उपाधियों का अंत। अब देखिए इसको हम लोग एक छोटे से एक लॉजिक के माध्यम से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग इस अनुच्छेद समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? अच्छे याद रखने का एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, एक कहानी में इसको पिरोते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कानून के पुलिस के पास में गए, कानून ने हमको क्या किया? बराबरी का अधिकार दे दिया। सबसे पहले क्या किया हम लोग? कानून के पास में गए, कानून ने हमको क्या किया? बराबरी का अधिकार दिया। सबसे पहले हमको कानून ने अधिकार दे दिया है कि हम सब एक समान है, सब क्या है? हम लोग एक समान है। अब हम कानून से हमको पुलिस कह चुका है, यानी कानून हमारा कह दिया है कि हम सभी एक समान है। अब हम अपने समाज में आएंगे, हम समाज में हमको किसी से डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में प्रशासन है, पुलिस है। क्योंकि कानून कहता है कि हम सभी एक समान है। तो 14 कहता है हम एक समान है, विधिक समझ, यानी कानून 14 कहता है, क्या कहता है? 14 कहता है हम कानून की नजरों में एक समान है, हम मेरे साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो समाज में जो हमारे साथ में भेदभाव होता था धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, इसके साथ में कोई हमारा भेदभाव नहीं कर सकता है। पहला क्या हो गया? कानून हमारे साथ में है। 14 15 क्या? हमारा समाज हमारे साथ है। पहले जब कानून नहीं था तो समाज भी नहीं था, समाज भेदभाव करते थे। अब कानून हमारे साथ में है, 14 में कानून है, तो 15 में क्या? हमारा समाज है। 15 में क्या हो गया? हमारा समाज। जब कानून साथ है, समाज साथ है, अब हमको नौकरी मिलना अनिवार्य है। अब हमको नौकरी में कोई रोक नहीं सकता है। यानी पहला नंबर 14 में क्या हो गया? हमारा कानून साथ है। 15 में क्या हो गया? हमारा समाज हमको साथ देगा, क्योंकि वही हमें समानता का अधिकार दे दिया है। और 15 में क्या है कि 15 में हमारा आ गया है लोक नियोजन, यानी कि रोजगार। तो 14 में आ गया कानून, कानून हमारे साथ में आ गया। 15 में हमारा आ गया समाज, पहले कानून हमारे साथ में आ गया, पुलिस हमारे साथ में है तो समाज भी साथ आएगा। अब उसके बाद हमको कानून और समाज दोनों मिल चुका है, तो हमको अब रोजगार में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 15 में हमारा आ गया रोजगार, यानी जिसको बोलते हैं लोक नियोजन। 16 में क्या आ गया हमारा? 14 में आ गया हमारा समाज। 15 में आ गया हमारा 14 में आ गया हमारा कानून यानी विधि आ गया। 14 में कानून यानी विधि आ गया। 15 में हमारा आ गया क्या? 15 में आ गया हमारा समाज आ गया। 16 में हमारा रोजगार आ गया। पहले कानून, फिर समाज, फिर रोजगार, 16 हो गया।
17 में छुआछूत। अब देखिए हम रोजगार के लिए गए, वो हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है कि हम डोम हैं या हम जमार हैं या हम ब्राह्मण हैं, तुम पुरोहित हो, तो इस सब में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो क्योंकि हमारे साथ में पहले 14 में कानून आ गया, 15 में समाज आ गया, 16 में हमको नौकरी में भी समानता मिल चुकी है, तो 17 में हमारे साथ में कोई छुआछूत यानी भेदभाव नहीं कर सकता है। हम रोजगार हमको मिल गया, हम गए ऑफिस में, हम ऐसा नहीं हमको जो चेयर है मेरे लिए उस पर हम नहीं बैठ सकते, हम जाकर नीचे बैठेंगे, मेरे साथ में कोई छुआछूत नहीं कर सकता है। यानी 14 में हमारा कानून, 15 में हमारा समाज, 16 में हमारा लोक नौकरी चाकरी, और 17 में हमारा क्या होगा छुआछूत, और 18 में क्या हो गया उपाधि का अंत। यानी 14 से लेकर 18 तक हम लोग इस कहानी के माध्यम से याद रखेंगे कि 14 में हमारे पुलिस हमारे साथ में है, 15 में हमारा समाज हमारे साथ में है, 16 में हमको नौकरी मिल गया, 17 में हमारा छुआछूत खत्म हो गया, और 18 में हमारे जितने भी उपाधियां था इन 3 क्षेत्र को छोड़ करके सबके सब समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से विधि के समक्ष 14 से 18 तक जो हमारा समता या समानता का अधिकार है, ये क्या करता है, ये भारत के नागरिकों को एक समान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो। और इसके आगे जो हम लोग अनुच्छेद 18 के बाद से जो 32 तक पढ़ेंगे, हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इस भाग 3 का, संविधान के भाग 3 के इसके टॉपिक को अगले वीडियोस में हम लोग इसको बनाएंगे और इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको, हमारा पढ़ाने का अंदाज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो हमने पिछले वीडियो बनाया था उसमें एक बातें जो बाय मिस्टेक गलती लिखा गया था, उसमें हमने कह दिया था कि सिक्किम जो 22वां राज्य जो बना है वो 36वां संविधान संशोधन 1973 लिखा गया था, जबकि उसमें 1975 होगा। तो सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य जो बना, 36वां संविधान संशोधन था, 1973 की जगह उसको 75 कर लीजिएगा आप लोग, इसमें मिस्टेक से लिखा गया है, इसलिए करके सिक्किम जो 1975 में भारत का हिस्सा बना है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, और अगर आपके मन में कोई डाउट, अगर कोई तरह का सवाल आता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि मैं आपके मन में डाउट जो भी आ रहा है उसको क्लियर कर सकूं और अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करूं। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।